सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम आप सब लोगों को इल्मिस की पहली फ्रंट एंड डेवलपमेंट की क्लास में। मैं अपना थोड़ा सा आप लोगों को सबसे पहले अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, फिर उसके बाद ये कि हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तकरीबन 2-4 मिनट 2-3 मिनट ही मैं लूँगा आप लोगों के। इस ग्रुप के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मुझे पहले से जानते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी न्यूली उनसे नो हाउ हुई है। ठीक है, तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको आई थिंक वो ज़्यादा बेटर मेरे बारे में जानते हैं एक्चुअली। अच्छा, मेरा एक्चुअली जो करियर है वो जो स्टार्ट हुआ था मेरा करियर, वो मैंने किया था अराउंड तकरीबन 2011 में या 2010 के एंड में आई गेस। ठीक है, अच्छा फिर उसके जो करियर मैंने स्टार्ट किया था उसके अंदर मैंने यूआई यूएक्स से मैंने अपना करियर स्टार्ट करके फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट और फिर उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर मैंने काम किया था। ठीक है, अच्छा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर मैं अपने स्किल सेट के बारे में बात करूँ तो मेरा अपना जो स्किल सेट है वो है जिसके अंदर HTML CSS React.js जावास्क्रिप्ट। HTML CSS पे तो खैर शुरू से ही काम कर रहे हैं, लेकिन HTML CSS पे काम करते हुए स्पेसिफिकली मुझे तकरीबन 8-10 साल तो हो ही गए। और इसके अलावा जो React.js है उसके ऊपर मैंने काम किया अराउंड तकरीबन 5 से 6 साल, 5 साल मुझे तकरीबन React.js पे काम करते हुए हो गए अराउंड। और अभी ये तो थोड़ा सा मेरा इसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। फिर उसके अलावा एक जो टेक स्टैक है बैक एंड डेवलपमेंट से रेलिवेंट, उसके अंदर भी मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। जैसे PHP, लारावेल, माइस्क्यूएल, इवन के जावा के ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया है। तो और अगर मैं अपनी जॉब लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने तकरीबन 7 साल मैंने तकरीबन पाकिस्तान में काम किया है। फिर उसके अलावा तकरीबन 4-4.5 साल मैंने यूएई में काम किया है। यूएई के अंदर तकरीबन लास्ट 5 सालों के अंदर मैंने तकरीबन 3 फिनटेक स्टार्टअप्स मैंने बनाए हैं और उसके अलावा एक एजुकेशन स्टार्टअप मैंने बनाया है। फिर उसके अलावा एक टेक स्टार्टअप का मैं को फाउंडिंग मेंबर हूँ। अच्छा, मैं उसके नाम भी आपको बता दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जिसका नाम है वो सबसे पहले जो फिनटेक स्टार्टअप है वो है आपका smartchoice.pk, जो कि पाकिस्तान में एक अच्छा बड़ा नाम है। अगर आप लोगों ने आप लोग अगर इसको जानते हैं तो आप लोग खुद भी जाके स्मार्ट चॉइस पीके की वेबसाइट जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसी से रेलिवेंट एक स्टार्टअप मैंने यूएई के लिए बनाया था जो कि सेम फिनटेक स्टार्टअप था, लेकिन वो था bankbonus.com। अच्छा, ये जो मैं स्टार्टअप्स बता रहा हूँ ये वो स्टार्टअप्स नहीं है जिनके अंदर मैंने जो है वो सिर्फ अपना थोड़ा काम किया और फिर छोड़ दिया। ये वो स्टार्टअप्स मैं बता रहा हूँ आपको जिनके अंदर बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से मैंने पूरे इनको बनाया है और आज वो सक्सेसफुली काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़े नाम हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप खुद भी सर्च करें बैंकनस के नाम से तो bankanas.com यूएई का एक बहुत बड़ा एक फिनटेक स्टार्टअप है। और इसके अलावा पाकिस्तान में smartchoice.pk मैंने आपको बताया। फिर इसके अलावा कनाडा बेस्ड एक स्टार्टअप के अंदर मैंने काम किया था जो कि joico.com के नाम से आप देखेंगे तो एक स्टार्टअप है joico.com, JOEYCO.com। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप उसकी बात करें, अगर आप एड टेक की बात करें तो एड टेक के अंदर ilmis.com आपके सामने है। ilmis.com ये पूरा स्टार्टअप ओवरऑल A to Z पूरा ये मैंने खुद डेवलप किया है, मेरा खुद का आइडिया है, मैं खुद ही इसका सोल फाउंडिंग मेंबर हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो मेरा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन था। अच्छा, अब इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे अभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये है कि आप अपने पास क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रख लें। आखिर में तकरीबन 15-20 मिनट का एक सेशन होगा जिसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का रखेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कोर्स से रेलेवेंट तो आप अपने पास नोट पैड रखें और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि सही तरीके से आपको जवाब दे दूं, अगर नहीं जवाब दे सका तो उसके लिए बहुत माजरत। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और अगर कोई कहीं पे कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर दूं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है और इसके अंदर एक्चुअली टेक स्टैक कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर
अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ साथ हम थोड़ा सा एक बैक एंड डेवलपमेंट का भी टच थोड़ा सा करेंगे। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो सिर्फ इतना बताऊंगा कि बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर कौन सा टेक स्टैक यूज होता है और उसकी मार्केट वर्थ क्या है, और क्या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ट्रेडिशन में है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में और बैक एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। अच्छा, इस फ्रंट एंड अगर वेब डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो वेब डेवलपमेंट को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक इसका पार्ट होता है जो कि जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? ये सर आ रही है आवाज। ठीक है, असल में कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, या वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो इसको हम दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक पार्ट आपका होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक पार्ट आपका होता है बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जो टर्म है वो इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 साल, 4 साल, 4 से 5 साल फ्रंट एंड डेवलपमेंट की टर्म को हुए हैं। उससे पहले जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट को उससे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट को जो है वो वेब डिज़ाइनर या वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जो आप टेक स्टैक जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आप टेक स्टैक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं उसके अंदर सबसे पहले आपकी HTML आती है, CSS आती है, ठीक है। अगर आप CSS की बात करें तो CSS को थोड़ा सा अगर आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं तो CSS के अंदर आप SAS को भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर हम HTML भी देखेंगे, CSS भी देखेंगे और SAS भी देखेंगे। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा कि CSS और SAS आपको दोनों बहुत ईजिली और आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आप दोनों को एक साथ कवर कर लेंगे, CSS और SAS को, ठीक है। अच्छा, HTML, CSS और SAS ये दोनों एक साथ कंबाइन होके चलते हैं। आप HTML, CSS या SAS के बगैर SAS के बगैर आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, लेकिन HTML और CSS के बगैर आप वेबसाइट्स नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आप किसी भी वेबसाइट को किसी भी वेबसाइट को जब आप बनाते हैं तो उसको आपको HTML को यूज़ करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो वेबसाइट होती है आपकी, वो आपकी ब्राउज़र के ऊपर ओपन होती है, और जो ब्राउज़र आपकी जो वेबसाइट की जो लैंग्वेज समझता है वो होती है आपकी HTML, ठीक है। अच्छा, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी बैकएंड के ऊपर आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें या फ्रंट एंड के ऊपर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करें या कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करें, तो उसके अंदर जो आपका जो ब्राउज़र है वो जो लैंग्वेज को रेंडर करता है वो होती है आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेजेस हैं जो कि ब्राउज़र आपकी समझता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास जब आप और ज़्यादा इसकी इन डेप्थ जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास 2 तरह की और लैंग्वेजेस आती हैं। वो होती है आपकी एक रिएक्ट जेएस और एक होती है आपकी नेक्स्ट जेएस, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जेएस जो आपकी होती है और नेक्स्ट जेएस जो आपकी होती है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो जो रिएक्ट जेएस है वो आपकी ऑन टॉप ऑफ है जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट इसकी कोर लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प जावास्क्रिप्ट की मदद से रिएक्ट जेएस जो है वो बनाई गई है, और नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस की बेस के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट जेएस है आपकी, नेक्स्ट जेएस को हम क्यों यूज़ करते हैं जबकि रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस दोनों एक सेम तरह की लैंग्वेजेस हैं, लेकिन नेक्स्ट जेएस को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि रिएक्ट जेएस जो है वो आपकी एसईओ फ्रेंडली नहीं होती, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली की जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिन लोगों को अगर यहाँ पे नहीं पता है। तो रिएक्ट जेएस आपकी एसईओ फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उसको एसईओ फ्रेंडली करने के लिए आप कोई प्री रेंडर फ्रेमवर्क आप यूज़ करते हैं, जिसमें से एक फ्रेमवर्क आपका नेक्स्ट जेएस है, ठीक है। अच्छा, प्री रेंडर क्या होता है ये मैं आपको इन डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका एक ओवरव्यू में ये दे देता हूँ कि जो रिएक्ट जेएस आपकी होती है वो आपके जब आप रिएक्ट जेएस को लोड करते हैं अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी ब्राउजर के ऊपर, तो रिएक्ट जेएस आपका कोड व्यू सोर्स के अंदर लोड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से गूगल और जो दूसरे सर्च इंजन हैं वो वो आपकी HTML को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट वगैरह जो है वो क्रॉल नहीं होती, जो कि रिएक्ट जेएस का ये सबसे बड़ा एक लॉस है।
अच्छा, इस लॉस को कवर करने के लिए फिर हम कोई ना कोई प्री रेंडर हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जिसमें से एक नेक्स्ट.js है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ नेक्स्ट.js नहीं है, इसके अलावा और भी काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिसको आप React.js के साथ ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका मेन इसका रीजन है नेक्स्ट.js का और React.js का। अच्छा, React.js की तरह ही एक और फ्रेमवर्क है, वो है आपका AngularJS और है आपका Vue.js, ठीक है। अच्छा, ये जो तीन फ्रेमवर्क्स हैं आपके React.js और Vue.js, AngularJS, React.js और Vue.js, ये तीनों फ्रेमवर्क्स आपके कहलाए जाते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस। इसको शॉर्ट फॉर्म इसकी कहते हैं SPA। अगर आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको इसके ऊपर इसी तरह की कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपके पास AngularJS और React.js यूज करते हैं। अच्छा, इसकी सिंगल पेज एप्लीकेशंस इसको क्यों कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन? इसको कहने की वजह ये होती है कि आपकी जो पूरी वेबसाइट है, जो आपका जो पूरा वेबसाइट का जो आपका लेआउट है, वो जब आप कोई React.js की एप्लीकेशन आप किसी ब्राउजर में रन करते हैं तो वो आपका एक ही पेज होता है, ठीक है। मतलब ये मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको इसको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो अगर अभी आपको कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती तो या तो आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें, या तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लें, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तीन जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं ये आपके सिंगल पेज एप्लीकेशंस कहलाए जाते हैं, और इन तीनों का सबसे बड़ा मेन बेनिफिट ये होता है कि आप इनको रीयूजेबल कोड आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं, ठीक है। रीयूजेबल कोड मैं आपको बाद में बताऊंगा, रीयूजेबल कोड क्या होता है और किस तरीके से आप इसको करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी कोर्स के अंदर सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स को मैं थोड़ा सा फास्ट लेके मैं चलूँगा, फास्ट लेके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि थोड़ा सा मैं हार्ड लेके चलूँगा। हार्ड नहीं होगा, आसान होगा, आप सब लोग इजीली इसको पिक कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इस कोर्स को हमें थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए तो हम इस कोर्स को थोड़ा सा स्लो डाउन भी कर सकते हैं, तो उसके अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास एक एप्लीकेशन आती है, वो है आपकी Node.js, ठीक है। Node.js आपका यूजुअली यूज करते हैं हम बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, रेज हैंड कर रहे हैं इसके अंदर जी, मुझे बताएंगे क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी, कोई रेज हैंड कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, अच्छा, Node.js जो आपका यूज करते हैं, Node.js हम यूज करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, बैकएंड डेवलपमेंट Node.js से पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर बैकएंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो हेलो, अच्छा, बैकएंड डेवलपमेंट के लिए Node.js जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है जावास्क्रिप्ट ने, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर बैकएंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं थी Node.js से पहले, सॉरी। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बैकएंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं थी, तो Node.js के आने के बाद बैकएंड डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पॉसिबल हो गई है, ठीक है। तो Node.js को यूज करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है बैकएंड डेवलपमेंट आप सिर्फ Node.js पे करें। Node.js के लिए जो बैकएंड डेवलपमेंट के अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिसमें से एक फ्रेमवर्क आपका PHP है, फिर इसके अलावा आपका लारावेल है, लारावेल के अलावा .NET है, फिर जावा आ जाता है इसके अंदर। तो काफ़ी सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और React.js या AngularJS या Vue.js, ठीक है, इनमें से ये कोई भी लैंग्वेज आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये सारी आपकी जो लैंग्वेजेस हैं ये आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज हैं। अच्छा, सर्वर साइड लैंग्वेज और क्लाइंट साइड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है? सर्वर साइड लैंग्वेजेस आपकी वो होती हैं जो कि आपकी सर्वर से कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट को अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आपकी दो तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है आपकी एक होता है आपका क्लाइंट। क्लाइंट आप किसको कहते हैं? क्लाइंट आप कहते हैं जो कि आपका यूज़र इंटरफेस देख रहा होता है, जो यूज़ कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो वेबसाइट है,
कोई वेबसाइट अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जो ब्राउजर के अंदर आप जो उसको यूज कर रहे होते हैं वो आपका क्लाइंट एंड होता है, लेकिन सर्वर एंड आपका वहाँ पे इंक्लूड होता है जब आप किसी भी सर्वर से कोई आप डेटाबेस का कनेक्शंस आप मंगवाते हैं या फिर आप किसी भी सर्वर से आप डेटा आप फैच करते हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं सर्वर साइड से कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, सर्वर साइड से कम्युनिकेट करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन नोड.जेएस के आने के बाद ये चीज़ पॉसिबल हुई है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो नोड.जेएस को आप कह सकते हैं कि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, लेकिन इसके अलावा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js, Next.js, Angular या Vue.js, ये सारी आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जो कि आपकी सिर्फ ब्राउजर के अंदर जो आपका सिर्फ ब्राउजर समझ सकता है। ठीक है, आपके सर्वर्स HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और React.js, Next.js वगैरह को नहीं समझते। अच्छा, ये सर्वर और क्लाइंट साइड के ऊपर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में इसकी करूँगा, लेकिन वो आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में करूँगा। अच्छा, फिर इसके अलावा जब आप इसकी कोर लैंग्वेजेस जब आप इसकी सीख लेते हैं तो इसको सीखने के बाद फिर आपके पास इनके कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं, जिसके अंदर आपका एक होता है बूटस्ट्रैप, सिमेंटिक यूआई। अच्छा, ये दो फ्रेमवर्क्स आपके ऐसे होते हैं जो कि आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। मतलब आप इसके अंदर जो चीज़ें आप HTML के अंदर बना रहे होते हैं वो चीज़ें आपको बूटस्ट्रैप, सिमेंटिक यूआई वगैरह के अंदर बनी बनाई मिल जाती हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको बाद में काफ़ी एग्जांपल दूंगा कि बूटस्ट्रैप, सिमेंटिक यूआई वगैरह को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसको ग्रिड सिस्टम आप इसके अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आप जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं वो आपको मोबाइल के ऊपर उसका लेआउट किस तरह से आप उसको सेट करते हैं मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका एक मेन बेनिफिट होता है रिस्पॉन्सिव, ये आपको करके दे देता है बूटस्ट्रैप, सिमेंटिक यूआई अगर आप यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास फ्रेमवर्क्स आते हैं वर्डप्रेस, वूकॉमर्स और मजेंटो। ये तीन फ्रेमवर्क्स आपके पास ये तीन फ्रेमवर्क्स हमारे पास इसमें इंक्लूडेड नहीं है इस कोर्स के अंदर, लेकिन ये तीन फ्रेमवर्क्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी लेकिन ये तीन फ्रेमवर्क्स में आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इन तीनों फ्रेमवर्क्स को इस तरह से करें कि आप इसकी कोर फंक्शनैलिटी आप सीखें। ठीक है, क्योंकि ये कोर फंक्शनैलिटी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय इसके कि आप इन स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स के ऊपर जाएं। तो ये जो आप फ्रेमवर्क्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके ऊपर आप फोकस नहीं करिएगा स्टार्ट के ऊपर। स्टार्ट के अंदर स्टार्टिंग में आप सिर्फ इनके ऊपर जो आपकी कोर लैंग्वेजेस हैं आप इनके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और डायरेक्टली आप इसके ऊपर चले जाएंगे तो फिर ये आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेटर ये है कि आप अपनी बेस पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करें कोडिंग के अंदर, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें ताकि आप बूटस्ट्रैप, सिमेंटिक और ये ग्रिड सिस्टम, रिस्पॉन्सिव, ये सारी चीज़ें आप कर सकें। अच्छा, मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये बात कहने की वजह सबसे बड़ी ये है कि जब हम किसी रियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप के उस प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप, सिमेंटिक यूआई या इनमें से कोई भी चीज़ यूज हुई भी हो। ठीक है, तो समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आपको ये फंक्शनैलिटीज़ खुद ही बनानी पड़ती हैं, जैसे रिस्पॉन्सिव आपको खुद करनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बूटस्ट्रैप नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ या बूटस्ट्रैप सेटअप नहीं हुआ हुआ या सिमेंटिक यूआई आपने यूज़ नहीं किया हुआ प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके बगैर आप फिर रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे। तो उसके बगैर आपको रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपको CSS और SAS आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, HTML आपको आनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे और डायरेक्टली आप यहाँ पे चले जाएंगे तो फिर आप इसकी कोर चीज़ें आप नहीं सीख सकेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक मेन बेनिफिट होता है कि अगर आप इसको कोर लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मैं जाता हूँ, इसको मैं स्किप कर देता हूँ UI UX को। अच्छा, इसको सीखने के लिए जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी सिंपल ये है कि आपके पास इन तीनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। नॉर्मली अगर आप यहाँ से लिनक्स को हटा दें और सिर्फ मैक OS और विंडोज़ को अगर आप देखें तो इन दोनों में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास जो अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जो कन्फिग्रेशन है वो कन्फिग्रेशन जो अभी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर हैं।
तो इतने ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है वो, ठीक है। तो अगर आप उसके लिए नॉर्मली आपके पास जो मैकबुक है या फिर जो आपके पास लैपटॉप है, उसके अंदर अगर आपके पास 4 GB रैम है या फिर आपके पास 500 GB हार्ड ड्राइव है, तो वो भी उसके लिए वो भी आपके लिए इनफ होगी इस कोर्स को सीखने के लिए। फिर जैसे जैसे आप इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है फिर आपके पास रिक्वायरमेंट उसकी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है, लेकिन सीखने के लिए ये चीज़ें आपके पास इनफ है कि आपके पास 4 GB की रैम हो और एक नॉर्मल पीसी हो, बहुत ज़्यादा हाई फाई भी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो टेक्स्ट एडिटर है, वो टेक्स्ट एडिटर जो हम यूज़ करेंगे अपने कोर्स के अंदर, वो हम यूज़ करेंगे VS कोड। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर के VS कोड का मतलब है विजुअल स्टूडियो कोड। जिन लोगों को यहाँ पे नहीं पता वो विजुअल स्टूडियो कोड, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इजीली, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज़ करेंगे। अच्छा, विजुअल आपके लिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप इसमें से विम यूज़ कर सकते हैं, एटम यूज़ कर सकते हैं, या सबलाइम आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर वैसे तो आप इसको नोटपैड के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन इनको यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो सिंटेक्स वगैरह आप लिखते हैं, जो भी आप कोडिंग लिखते हैं, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उनको ऑटो सजेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा लॉस इसका ये भी होता है कि जब आप ऑटो सजेशंस के जब फीचर जब आपको मिलते हैं, तो फिर आपको वो टैग्स जो है वो याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन टैग्स को याद करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि आप जो भी आप टैग आप राइट कर रहे हैं, और अगर वो आपको ऑटो सजेस्ट कर भी रहा है, तब भी आप उसको पूरा अपने कीबोर्ड से खुद राइट करें, ताकि वो टैग्स आपको मेमोराइज हो सकें, आपको याद हो सकें, ठीक है। तो मैं ये आपको प्रेफर करूंगा कि जो आप ऑटो सजेशंस के टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप उनको यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टैग्स को याद करना भी ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि अब आप ऑटो सजेशंस अगर आपको कोई दे रहा है तो उसका आप ऑटो सजेशंस से ही आप सारा सारा काम करें, ठीक है, लेकिन उसको याद करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपके पास आता है वेब ब्राउज़र। जो ब्राउज़र हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास क्रोम आप यूज़ कर सकते हैं, सफारी, फायरफॉक्स या एज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि ये कैसे डाउनलोड होता है। अच्छा, क्रोम यूज़ करने के लिए सिंपली आपको ये करना होगा कि आप सिंपली गूगल के ऊपर जाएं और आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, टर्मिनल की फिलहाल आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टर्मिनल की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसके रिएक्ट जेएस के ऊपर जब हम जाएंगे, तब आपको टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टर्मिनल के अंदर मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर काफ़ी सारे टर्मिनल्स होते हैं। एक आपके हर पीसी के अंदर एक डिफ़ॉल्ट टर्मिनल होता है, ठीक है, हर कंप्यूटर के अंदर होता है ये। चाहे आप विंडोज़ यूज़ करें या आप मैक यूज़ करें, तो ये टर्मिनल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो आपके डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एडोब एक्सडी, फोटोशॉप, स्केच, फिग्मा। लेकिन अगर आप इनको यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारा सेपरेट कोर्स चल रहा है UI UX का, उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ये फिग्मा, फोटोशॉप और एक एडोब इलस्ट्रेटर हम इसके अंदर कवर करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं HTML CSS। अच्छा, ये वाली जो हमारी क्लास है, इसके अंदर मैं आपको ज़्यादातर वो नॉलेज दे रहा हूँ जो कि आपकी बेसिक्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बेसिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अगर आप इस नॉलेज को अगर आप नहीं देखेंगे, तो ये है कि फिर क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस से हम प्रॉपरली पूरा एक प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर हम चले जाएंगे, और वहाँ पे हम फिर बिल्कुल ही सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर हम काम करेंगे। फिर ये प्रेजेंटेशंस, फिर ये स्लाइड्स वगैरह नहीं होंगी। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको बेसिक्स एक ओवरव्यू होना आपके पास ज़रूरी है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ताकि आपको पता हो अगर आप कोई चीज़ रिसर्च करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप कोई अपने एंड के ऊपर अगर आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो वो आप इजीली कर सकेंगे, क्योंकि आपको ये टर्म्स पता होंगे कि हम जो जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, HTML CSS के अंदर जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का, वो होगा HTML5, ठीक है। ये आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। HTML6 अभी तक आया नहीं है, तो HTML5 ही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। CSS के अंदर जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे वो होगी, आप CSS का जो वर्जन हम यूज़ करेंगे वो होगा CSS3। इसके अंदर फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक हेल्पफुल चीज़ें हैं, जो कि आपको नॉर्मली बहुत से लोग नहीं करवाते हैं, और यूट्यूब वगैरह पे भी आपको इसके लेक्चर्स बहुत ही कम या मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशनिंग होती है, अलाइनमेंट होती है, ट्रांजिशंस होती हैं, और इसके बाद जो रिस्पॉन्सिव मीडिया क्यूरीज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें कोर चीज़ें हैं, और इसको हम बिल्कुल ही बेसिक टू प्रोफेशनल हम कवर करेंगे, किस तरीके से आप इसके अंदर एक प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर आप किस तरीके से इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है।
अच्छा, जब आपका थोड़ा सा ये HTML और CSS3 के ऊपर जब आपकी ग्रिप हो जाएगी थोड़ी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि सैस किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये एक एडिशनल चीज़ है जो कि हम अगर नहीं भी सीखें तो HTML CSS से आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सैस भी मैं करवाऊँ ताकि। अच्छा, ये जो सैस है, फिर मैं ये भी मैं आपको करवाऊंगा कि ये सैस जो है वो किस तरीके से आप जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं CSS के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास CSS के कुछ फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, जिसके अंदर मैंने जैसा आपको बताया कि टेलविंड आता है बूटस्ट्रैप है, मटेरियल। अच्छा, ये सारे वो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अगर आप कोई फ्रीलांसर अगर आप बनना चाह रहे हैं या फिर अगर आप कोई रिमोटली जॉब करना चाह रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये सारे वो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि इन डिमांड फ्रेमवर्क्स हैं। अगर आप कोई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अगर आप देखते हैं तो उनके अंदर ये सारे फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि मटेरियलाइज है, बुल्मा है, सिमेंटिक यूआई, और बूटस्ट्रैप बहुत ज़्यादा एक फेमस फ्रेमवर्क है, ठीक है। टेलविंड बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये सारी चीज़ें भी देखेंगे कि इसके अंदर बेसिक्स वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं, अरेज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं। कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं है, वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, जैसे कि फिल्टर्स क्या होते हैं, फाइंड के फिल्टर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा आप उसके अंदर म्यूटेट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद आप वर्चुअल डॉम और नेचुरल डॉम इसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो कि रिएक्ट जेएस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। डॉम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि डॉम को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको पता पता चलेंगी। फिर उसके अलावा अरेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स हम लगाते हैं अरेज के अंदर, जो हम रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के कोर्स पहले से किए हुए हैं, तो आई एम श्योर के जो नॉर्मली जो अरेज वगैरह जो यहाँ पे करवाए जाते हैं, उसके अंदर ये कि बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, और उसके अंदर जब आप किसी प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल का आपको बताया जाता है। क्योंकि अरेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आप अरेज को कैसे म्यूटेट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अरेज को ओवरराइड कैसे करते हैं, न्यू अरेज कैसे बनाते हैं, एग्जिस्टिंग अरेज के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आपकी होती हैं जब आप रियल प्रोजेक्ट के अंदर जब आप काम करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक ये चीज़ है जेसन, जिसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं। ये जेसन क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज में लेकर आते हैं, एपीआईज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। जेसन और HTTP रिक्वेस्ट ये दोनों मिक्सअप होके चलेंगे, जिसके अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर आपकी जेसन होती है, और जेसन के बाद आपकी फैच, गेट, पोस्ट और ये एपीआईज आपकी होती हैं कि ये किस तरीके से आप एपीआईज को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फ्रंट एंड के अंदर जो पार्ट है आपका, वो है आपका एपीआई इंटीग्रेशन का, ठीक है। इसके अंदर एपीआई क्रिएशन का पार्ट नहीं है फ्रंट एंड के अंदर, क्योंकि जो एपीआई क्रिएशन का जो पार्ट है वो आपका आता है बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर। तो बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर अगर आप में से किसी ने बैकएंड डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन किया है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि ये एपीआई किस तरीके से सेव करवाते हैं। एनीवेज, मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट को ही आगे लेके चलता हूँ फिलहाल। अच्छा, तो फिर इसके बाद जो देखें, एक तो अब कुछ दो तरह की आपके पास स्किल्स होती हैं। एक स्किल आपके पास होती है जो कि आपकी टेक्निकल स्किल होती है, जिसके अंदर आपके पास कोड राइटिंग वगैरह सारी इंक्लूडेड होती है। आप में से कोई अनम्यूट है तो आप अपने आप को म्यूट कर देंगे प्लीज, क्योंकि कोई वॉइस आ रही है मेरे पास। थैंक यू। अच्छा, फिर इसके बाद जो आपकी वर्जन कंट्रोल्स जो आपके होते हैं, ओके। अच्छा, स्किल्स के अंदर आपके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी टेक्निकल स्किल्स, जो कि आपकी जो आपकी कोड राइटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन इसके इसके अंदर जो इसका जो मेन पार्ट है, जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, रियल प्रोजेक्ट रियल लाइफ के अंदर, जो आप जब आप जॉब करते हैं या फिर आप किसी बड़ी टीम या छोटी टीम के साथ जब आप काम करते हैं, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ होती है, जो कि आपको सीखनी होती है, जो कि आपको नॉर्मली लोग नहीं सिखाते हैं। लेकिन इसके अंदर मेरा ये प्लान है कि जो हमारा टोटल जो ओवरऑल ग्रुप होगा,
उस ग्रुप को हम मल्टीपल टीम्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे और उन टीम्स के अंदर फिर हम ये फोर्स करेंगे उनको कि वो एक टीम बना के और गिट और गिटहब वगैरह को यूज़ करें, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि जब आप रियल लाइफ के अंदर, जब आप प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर जब आप काम करें, या फिर जब आप अपने जॉब के ऊपर या रिमोटली कंपनीज के अंदर जब आप काम करें या फ्रीलांसिंग जब आप करेंगे, तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके पास मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से, वो सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आप किस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल टीम्स के साथ आप किस तरीके से काम करते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि गिट को आप कैसे यूज़ करते हैं, गिटहब को आप कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल टीम्स के साथ आप कैसे काम करते हैं। फिर इसके बाद जो आपके टर्मिनल्स हैं, फिर इसके बाद जो आपके टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि npm yarn, इनके बारे में हम देखेंगे कि npm क्या होता है, yarn क्या होता है। इसके अंदर हम पैकेज मैनेजर, ये एक्चुअली आपके पैकेज मैनेजर्स होते हैं, इनको हम देखेंगे कि पैकेज मैनेजर्स आपके क्या होते हैं, किस तरीके से आप इनको यूज़ करते हैं, इनकी वर्जन डिपेंडेंसीज इसकी क्या होती है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास एक आता है पार्सल वेबपैक रोलअप। ये आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये हो सकता है इसके अंदर ऐड ना हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड पार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब इसको अगर आप नहीं भी करें तब भी आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट और रिएक्ट जेएस और नोड जेएस के प्रोजेक्ट इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं भी करें तो ये ठीक है, मतलब इसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट अभी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी जब भी आप कोई कोडिंग लिखते हैं या फिर जब भी आप कोई फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर जब आप कोई काम करते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आपके पास ये होती है कि आप की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी वो कैसी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके ब्राउजर के जो डेवलपर टूल्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि बेहतर ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास नहीं होती तो उसके अंदर सबसे बड़ा आपको लॉस ये होता है कि क्योंकि जब भी आप कोई कोडिंग करते हैं या फिर जब भी आप कोई किसी भी चीज़ की इंजीनियरिंग करते हैं कोडिंग साइड के ऊपर, टेक साइड के ऊपर, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर आपको बग्स नहीं आते हैं या फिर आपको कोई इश्यूज नहीं आते हैं, ठीक है। हर काम के अंदर आपको इश्यूज आते हैं इसके अंदर। इवन कि आप एक चीज़ सही करते हैं तो आपके पीछे से 5 चीज़ें खराब हो जाती हैं, आप 5 चीज़ें सही करते हैं तो पीछे से आपकी 10 चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह के इश्यूज इसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये नॉर्मल है, मतलब जो डेवलपर्स होते हैं उनकी लाइफ के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी मतलब जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, उसके ऊपर काम करना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर जैसे 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 आप इसके अंदर आगे अपनी लर्निंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपकी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, आपकी वो ग्रो करेंगे आप उसके अंदर भी, ठीक है। इस चीज़ को हम स्किप करते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अगर आप नहीं भी देखें तो ये ठीक है। ये बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसका जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो इसके अंदर जैसे लिंटिंग है, ठीक है, लिंटिंग है या एमेट है या प्रीटियर है, ये आपको फोर्स करता है कि आप अगर कोई कोडिंग लैंग्वेज आप लिख रहे हैं तो उस लैंग्वेज को आप प्रॉपरली उसका एक पैटर्न फॉलो करके आप लिखें। ऐसा ना हो कि आप जो ये पैटर्न किस तरह से फॉलो करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम वो पैटर्न देखेंगे कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको फोर्स करता है कि आप जो है वो पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है। वो पैटर्न मैं अभी आपको नहीं कहूँगा कि आप इसको फॉलो करें, क्योंकि अभी लर्निंग स्टेज के ऊपर आप ऐसी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करेंगे जिसके अंदर आप जो है इन पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर अभी स्ट्रक नहीं होइएगा। तो ये है कि अभी पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे, बाद में हम इसके ऊपर हम आएंगे जब हम इसको टीम्स के साथ जब हम काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इसके अंदर एक क्लास में आपके लूँगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से आप डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लॉय मतलब आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से आप लाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने नाम से कोई आप वेबसाइट बनाते हैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल डेवलपमेंट के लिए, तो उसको आपको अगर डिप्लॉय करनी है तो वो कैसे डिप्लॉय करेंगे। इसका फ्री सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, इसका मतलब लो कॉस्ट सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आपके आ जाते हैं डोमेन नेम्स, ईमेल होस्टिंग, एसएसएल सर्टिफिकेट्स। इसकी मैं बेसिक नॉलेज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डोमेन्स को मैप कर सकते हैं। ओके, आई थिंक हमारा आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे की जो इसकी जो चीज़ें हैं, आगे की इसकी जो चीज़ें हैं रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रैक्टिकली हम किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए ये है कि आप इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें, और दोबारा ज्वाइन करें, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर